हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस सत्र 2024-25 में कक्षा 10 का सिलेबस क्या क्या है, और मैंने सारा प्लान बताया था कि हम कौन सी प्रश्नावली पहले करेंगे और फिर कौन कौन सी प्रश्नावली हमने पिछले साल जिसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ रखा है। आज हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्याओं से। वास्तविक संख्या जैसे नाम से स्पष्ट है, जो संख्या वास्तव में परिभाषित हो या वास्तव में एग्जिस्ट करती हो या विद्यमान हो, उन्हें हम कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। पिछली कक्षा में, कक्षा 9 में हमने पढ़ा था संख्या पद्धति में प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इस साल हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या कुछ और नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिलन ही है। मतलब वो दोनों संख्या अगर मिलती हैं तो उनके मिले हुए संग्रह को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ही विद्यमान होती है। हमने पिछले साल के पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उनको डिनोट करने का तरीका कि पूर्णांक को z से डिनोट करते हैं, पूर्ण को w से डिनोट करते हैं और परिमेय को q से डिनोट करते हैं और प्राकृत को n से डिनोट करते हैं। तो जल्दी से जल्दी हम कक्षा 9 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, कौन सी संख्या क्या कहलाती है, फिर हम आगे हमारा सिलेबस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो हमारी हेडिंग है प्राकृत संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब सर इसकी परिभाषा, तो परिभाषा में ये है, इसकी डेफिनेशन में ये है कि एक से शुरू होकर गिनने योग्य की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो एक से गिनना आप शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 गिनते रहिए जब तक हम गिन सकते हैं। ये सारा संग्रह क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाता है, जिसे हम n से लिखते हैं। इस पूरे संग्रह को हम किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी विद्यमान नहीं होती। और हम देख भी सकते हैं, हम गिनना शुरू करते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 5 6 7 8 9, आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो मिलेगी नहीं, लेकिन हम गिनना शुरू कर रहे हैं 1 से। 1 से छोटे से हम गिन नहीं सकते, तो वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो जल्दी से लिख लेते हैं इस चीज को। 1 से शुरू होकर, 1 से शुरू करते हुए या आरंभ करते हुए, 1 से शुरू करते हुए गिनने योग्य सभी संख्याओं, सभी संख्या के संग्रह को परिमेय प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी बात हमने क्या बताई थी? इसे n से लिखते हैं। अच्छा, परिमेय संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से, 2 3, ये सभी क्या है? सॉरी, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से, 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1। सबसे छोटी एक होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं होती। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या विद्यमान
तो ये क्विक रिवीजन था हमारे प्राकृत संख्या का। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि शून्य से शुरू करते हुए गिनने योग्य सभी संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यह शून्य से गिनती करते हुए शुरू होता है। तो 0 1 2 3 4 ऐसे हम आगे बढ़ते जाएं तो ये संग्रह हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो फिर प्राकृत और पूर्ण में फर्क क्या है, सिर्फ शून्य का फर्क है। अगर हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को और सम्मिलित कर दें या उस शून्य को और शामिल कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वो कलेक्शन या वो संग्रह क्या कहलाएगा, हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या को W से लिखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या विद्यमान नहीं होती, डज नॉट एग्जिस्ट। सो अब हम लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स। यही बस थोड़ा सा ही फर्क है, शून्य से शुरू होकर, शून्य से यानी 0 से शुरू करते हुए गिनने योग्य सभी संख्याएं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगली चीज है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और कौन कौन सी होंगी पूर्ण संख्या, तो ये शुरू होंगी हमारी शून्य से। तो 0 1 2 3 4 सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। 0 यानी 0 होती है, हम सीधा 0 लिख देते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या विद्यमान नहीं होती। तो ये था हमारा पूर्ण संख्याओं के बारे में। अगली संख्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक से पूर्ण अंक की संख्या है। तो इसमें क्या होगा, हम सारी की सारी पूर्ण संख्याएं और ये जितनी प्राकृत संख्या है उनके नकारात्मक भाग यानी इनके ऋण भाग को, यानी -1 -2 -3 -4 -5 और -6 को भी क्या कर लेंगे, पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित कर देंगे। यानी कि हम यदि होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को आपस में मिला लें तो प्राप्त होने वाली संख्याओं का संग्रह क्या कहलाएगा या कलेक्शन क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो अगली डेफिनेशन है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किससे लिखते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या लिखते हैं हम इंटीजर्स से, इंटीजर नंबर्स।
इंटीजर्स में पूर्ण संख्या, इनकी परिभाषा लिख देते हैं, पूर्ण संख्या व ऋणात्मक प्राकृत संख्या को मिलाने पर प्राप्त संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे हम z से लिखते हैं, इसे z से लिखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, हम नकारात्मक हम पीछे की ओर जाएंगे, तो यहां पे तो हम किसको लेंगे, सारे के सारे पूर्ण संख्याओं को। तो 0 1 2 3 4 ये अनंत तक क्या होंगे, हमारे पूर्ण संख्या होंगी। और हम अगर मान लो ऋणात्मक यानी नेगेटिव नेचुरल नंबर लेते हैं तो ये होते हैं -1 -2 -3 और ये एंड वन पीछे तक जाते रहेंगे। तो हम देख पा रहे हैं ना, हमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या मिलेगी, यानी सबसे छोटा इंटीजर नंबर हमारे पास नहीं है, क्योंकि -4 तो उससे पीछे -5, उससे छोटा -6, उससे छोटा -7 -8 -9 -10, ऐसे करते करते ये छोटा होता जाएगा। और बड़े में भी हम 1 2 3, तो सबसे बड़ा भी और सबसे छोटा दोनों ही पूर्णांक है, दोनों इंटीजर नंबर्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, यानी विद्यमान नहीं होते। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी पूर्णांक संख्या विद्यमान नहीं होती है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो और गिनने योग्य हो, वो क्या कहलाती है, हमारी प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 5 इसे n से लिखते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम बता ही नहीं सकते। फिर आती है पूर्ण संख्या, 0 से शुरू होते हुए गिनने योग्य सारी संख्या, यानी जो काउंट करी जा सकती है, वो सब क्या संख्या क्या कहलाती है, होल नंबर्स। और हम होल नंबर्स में अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर, अच्छा ये नेचुरल नंबर है, इनका नेगेटिव यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सब भी मिला लें तो वो कहलाएगी हमारी पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। इसे हम z से लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय z। सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या विद्यमान नहीं होती, द बिगेस्ट एंड द लीस्ट इंटीजर नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके एक बार लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में हम व्यक्त कर सकें, जहां पर p और q क्या हो, अभाज्य हो, परस्पर अभाज्य होने चाहिए, और p और q पूर्णांक होने चाहिए, जहां पे q का मान हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी हमारी? ऐसा नंबर हमारा कहलाएगा रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या है। सो ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, a number which is represented at p by q form, जहां p और q पूर्णांक हैं, वह परस्पर अभाज्य हैं, परस्पर अभाज्य हैं, वह q 0 नहीं है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसा नंबर जिसे p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके, और जहां पे p और q क्या हो, इंटीजर हो, पूर्णांक हो, और ये क्या हो, दोनों परस्पर अभाज्य, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो, p और q क्या हो, रिलेटिव को प्राइम हो, और q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। उदाहरण, तो जैसे हमने कोई भी पूर्णांक ले लिया 5, तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। 5 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, और नीचे हम देख पा रहे हैं कि 1 क्या है हमारा, शून्य नहीं है, और 5 और 1 में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी 5 और 1 सिर्फ एक के ही पहाड़े में एक साथ आते हैं, बाकी किसी के भी पहाड़े में एक साथ नहीं आते, या किसी के भी टेबल में एक साथ नहीं आते, इसलिए 5 क्या हो गया मेरा परिमेय संख्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। फिर 0, इसे भी हम 0 बाय 1 के रूप में लिख सकते हैं। 0 और 1 वही बात हो गई कि नीचे ये दोनों हमारे क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, और 1 जो है q की जगह पे वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ऐसे ही 1 बटे 2, 3 बटे 4, 6 बटे 5, ऐसे सब संख्या क्या हो जाएंगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी, सब नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। इसे हम q से लिखते हैं, इन्हें q से लिखते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तब तक आप ये लिखते रहिए। तो अब आती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम जानते हैं, जो संख्या परिमेय न हो उन्हें क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है कि ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, जिसमें कंडीशन ये होगी कि p और q जो होगा मेरा वो पूर्णांक होंगे, और q जो होगा मेरा वो शून्य के बराबर नहीं होगा। तो अपरिमेय क्या होगा, जो इस
कंडीशन का, जो इस शर्तों का पालन नहीं करता, जो इस शर्तों के लिए एग्री ना हो। तो अगली होगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। इसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या, यदि वो वास्तविक है। वैसे अगर मान लो सम्मिश्र संख्या जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम 10वीं तक की बात मान सकते हैं कि जो भी परिमेय ना हो वो अपरिमेय होगी, परंतु ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो हम इसे इसकी डेफिनेशन, ऐसी संख्या, ऐसी वास्तविक संख्या या वास्तविक के अलावा ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं, वह परस्पर अभाज्य है। परस्पर अभाज्य को अगर हम अंग्रेजी में बोलना चाहें तो वो कहलाएगा रिलेटिव कोप्राइम। मतलब दोनों P और Q जो हैं वो दोनों एक के अलावा किसी के पहाड़े में साथ में ना है, वो क्या कहलाएंगे? हमारे रिलेटिव कोप्राइम, परस्पर अभाज्य है। एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण, तो उदाहरण आ जाएगा इसका पाई, √2, √3, √5 और सारे अशांत अनावृत्ति या नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग टर्म्स जो भी होंगे हमारे, वो जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे वो सब क्या होंगे? हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अच्छा, जो मैंने अंग्रेजी बोला उसका हिंदी अनुवाद है अशांत अनावृत्ति संख्याएं। जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए अशांत अनावृत्ति संख्या जितनी भी होंगी, जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होंगे, वो क्या होंगे? सारे के सारे अपरिमेय संख्या होंगे। इसे QC से व्यक्त करते हैं। अब आती है बात वास्तविक संख्याओं की। सो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? वास्तविक संख्याओं की कोई स्वतंत्र परिभाषा नहीं है, यानी कोई इंडिपेंडेंट डेफिनेशन नहीं है। सीधी सी डेफिनेशन ये है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? परिमेय वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लिख देते हैं वास्तविक संख्याएं, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, रियल नंबर्स। इस परिमेय अपरिमेय संख्याओं के मिलाने पर प्राप्त
इसे R से लिखते हैं। उदाहरण, जितने भी नंबर हैं वो सभी के सभी समिश्र संख्या को छोड़कर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। बाकी सब संख्या जो क्या होंगी हमारी सारी वास्तविक संख्या, जिसमें हम पाई भी ले सकते हैं, √2 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 0.1 भी ले सकते हैं, 0.112 भी ले सकते हैं, हम 100 भी ले सकते हैं, हम -3 भी ले सकते हैं, -3.1 भी ले सकते हैं। जितनी भी संख्या जिनका हम निश्चित मान या संख्या रेखा पर जिसको हम प्रदर्शित कर पाए, जिनको भी नंबर लाइन पर हम डिनोट कर पाए, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब हम जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो भी संख्याएं हमारी प्रदर्शित होती है वो सारी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आप सब इस पूरे नोट्स को लिख लीजिए ताकि हम मिटा के अगले भाग की ओर बढ़ सके हम लोग। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको बताऊंगा जो पहली प्रश्नावली 1.1 में जो जो चीजें हम उसमें इस्तेमाल आएंगी या जो भी चीजें यूज आएंगी उसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाजक। हम सबने भाग किया होगा छोटी कक्षाओं में, तो हम पढ़ेंगे भाजक क्या होता है। फिर भाजक से दो कंसेप्ट निकलेंगे, दो चीजों की नई परिभाषा हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अभाज्य संख्या की जो हमने यहाँ इस्तेमाल की थी, अभाज्य है, और दूसरी चीज भाजक संख्या कैसी होती है और किस संख्या के भाजक क्या होते हैं। उस आधार पर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और एक नॉन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनके बीच में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। और फिर हम शुरू करेंगे हमारे प्रश्नावली। उससे पहले हम दो चीजों और पढ़ेंगे, HCF जिसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा पढ़ेंगे हम LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यानी लघुत्तम समापवर्तक। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाजक। डिवाइजर, भाजक होता क्या है? हम दो संख्या ले लेते हैं A और B, जहां पे A क्या है, 0 नहीं है। अगर कोई नंबर A जो 0 नहीं है, किसी नंबर B का क्या कहलाता है, डिवाइजर यानी भाजक कहलाता है। यदि जब A का भाग मैं B में दूं तो क्या होगा, जो मेरा शेषफल यानी जो रिमाइंडर आए मेरा लास्ट में, वो कितना आ जाए, 0 आ जाए, बिना दशमलव या बिना डेसिमल का यूज किए हुए। कोई अशून्य संख्या एनी नॉन जीरो नंबर, अशून्य पूर्णांक संख्या एनी नॉन जीरो इंटीजर नंबर A किसी अन्य पूर्णांक B का भाजक कहलाता है। A non-zero integer A is called divisor of another integer B if यदि
ए से भाग देने के पश्चात शेषफल जीरो प्राप्त हो। मतलब क्या होगा, जब हम इसका भाग देंगे, when divided from a we get remainder 0, so अर्थात it means a b को विभाजित करता है। अर्थात ए बी को विभाजित करना मीन्स ए डिवाइड्स बी। सो अगर हम बेसिक चीजों में देखना चाहें तो बेसिक में हम इसको कैसे देख सकते हैं, हम भाग लगाते हैं इस तरह से। सो बी में हम ए का भाग लगाएंगे तो यहां पे जो प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा भागफल, क्वोशिएंट। ये भी क्या होगा, पूर्णांक। और हम नीचे तक जब जाएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, रिमाइंडर, शेषफल। और ये अगर शून्य मिल जाता है, अगर ये 0 मिल जाता है हमें रिमाइंडर, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मुझे शेषफल शून्य। शेषफल बराबर 0। अतः ए बी को विभाजित करता है। अतः क्या लिख सकता हूं मैं, अगर ये विभाजित करता है तो विभाजित करते हो तो ए बी बराबर ए क्यू। यह अगर विभाजित करता है तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, जहां पर बी पूर्णांक है, ए कोई अशून्य पूर्णांक है और ए क्यूब भी क्या है मेरा, ये पूर्णांक है। बी इज अ इंटीजर, ए इज नॉन जीरो इंटीजर एंड क्यू इज आल्सो अ नॉन जीरो इंटीजर इफ ए डिवाइड्स बी। तो ये होता है डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। जैसे अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, उदाहरण, चार 12 का भाजक है। कैसे, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, या फिर जब मैं 4 का भाग 12 में दूंगा तो 3 बार पूरा चला जाएगा और हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, या शेषफल जब कितना मिलेगा, अंत में 0 मिलेगा। इसलिए क्या होगा, ये 4 12 का भाजक है, 5 11 का भाजक नहीं है। और क्या कारण है, क्योंकि अगर मैं लिखना चाहूं तो 5 को यहां भाग दूंगा 11 में तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा और 10, और अंत में हमारे पास में शेषफल कितना बच जाएगा, 1। अब उतारने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, अब हमें दशमलव का सहारा लेना पड़ेगा। दशमलव यानी कि डेसिमल नंबर हमें लेने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 नहीं है। इसलिए क्या होगा, 5 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 11। सो ये चीज है। सो अगर जब तक रिमाइंडर 0 ना मिले हमें क्या नहीं मिलेगा, वो डिवाइजर नहीं मिलेगा। तो डिवाइजर के फॉर्म में, तो डिवाइजर के भी बेस पर हम, या डिवाइजर यानी भाजक के आधार पर भी संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है भाजक संख्याएं और या भाज्य संख्याएं, और दूसरी है अभाज्य संख्याएं। सो हम यहाँ पे इस डेफिनेशन लिख देते हैं, संख्याएं, लेकिन ये सिर्फ पूर्णांक संख्याओं को बांटा जाए। ठीक है, हम इसको अभी सिर्फ प्राकृत संख्याओं के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा भाज्य संख्या। पहले हम पढ़ लेते हैं अभाज्य संख्या, और फिर पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या। जिनको हम संयुक्त संख्या या फिर क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को हम लिखते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स।
तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा, यदि किसी प्राकृत संख्या के जो एक से बड़ी हो, तो इसमें हमने एक को इसमें शामिल नहीं किया, जो एक से बड़ी हो, यदि केवल के स्वयं व एक के अतिरिक्त कोई अन्य भाजक न हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यदि किसी प्राकृत संख्या जो एक से बड़ी हो, स्वयं और एक के अतिरिक्त। अच्छा, भाजक में हम एक चीज लिखना रहेगी हमारे, कि किसी भी भाजक संख्या के, किसी भी संख्या के एक हमेशा भाजक होगा। अच्छा, कोई भी एक के पहाड़े में हर संख्या आएगी। अगर हम 10 लेते हैं तो एक के पहाड़े में 10 भी आएगा, हम 15 लेते हैं तो एक के पहाड़े में 15 भी आएगा। सो एक हमेशा हर संख्या का भाजक होता है। सो यहां पे हम लिख देंगे एक हमेशा, एक सदैव प्रत्येक संख्या का भाजक होता है। ये लिखवानी चीज रह गई। अच्छा, एक और चीज, अगर वो प्राकृत संख्या तो शून्य के बराबर नहीं है, तो अगर कोई संख्या शून्य के बराबर नहीं है इसका, और वो एक से बड़ी हो, तो इसका मतलब एक के अतिरिक्त उसका एक और भाजक होगा, वो होगी वो खुद। जैसे अगर मैं 2 लेता हूं, 2 को 2 विभाजित हमेशा करेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 जरूर आएगा, और 2 एक के पहाड़े में भी आएगा। इसका मतलब किसी भी संख्या के अगर वो एक से बड़ी है तो उसके 2 भाजक हमेशा होंगे, एक तो वो खुद और एक संख्या 1। तो 2 भाजक उसके हमेशा विद्यमान होंगे। आप कोई भी संख्या अगर एक से बड़ी लेंगे, जैसे 5 ले ली, तो 5 एक के पहाड़े में हमेशा आएगा, और 5 5 के पहाड़े में जरूर आएगा, यानी 5 के टेबल में भी 5 आएगा और 1 के टेबल में भी 5 आएगा। तो ये 2 तो हमेशा रहेंगे, एक तो वो खुद इटसेल्फ और सेकंड 1। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं मिलना चाहिए जो जिसके टेबल में ये नंबर कोई भी आए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, मेरा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। और जब भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या हो जाएगी या परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि एक से बड़ी प्राकृत संख्या के, यदि एक से बड़ी प्राकृत संख्या के एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य भाजक भी विद्यमान हो, अच्छा, भाजक भी हमें कौन से लेने हैं, जो प्राकृत हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि -1 भी इसको भाजक करता है तो फिर वो अभाज्य नहीं होगा ना। हमें सिर्फ कौन से भाजक देखने हैं, जो प्राकृत भाजक हो। तो वह संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो अगर मैं इंग्लिश में कहना चाहूं तो एनी नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 इफ इट हैज
3, at least 3 divisors, means it has one more divisor except 1 and itself, it is called the नॉन प्राइम नंबर, इट इज कॉल्ड नॉन प्राइम नंबर, जिसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 1 से 20 तक सारी संख्याओं को क्या कर लेते हैं, वो भाज्य है अभाज्य है उसकी बात कर लेते हैं, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ और गुणधर्म होंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं के, वो हम लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो एक टेबल बनाएंगे हम लोग, यहां लिखेंगे हम संख्या, यहां लिखेंगे हम भाजक, और यहां पर लिखेंगे अभाज्य या भाज्य। संख्या लिखेंगे हम 1 से 1, 2 से लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 15 तक हम सब सभी संख्या लिख देते हैं, और अब हम इनके भाजक निकालेंगे। तो हम इतना तो जानते हैं कि प्रत्येक संख्या जो 1 से बड़ी है उसके 2 भाजक हमेशा होंगे। तो इन सब संख्याओं के 2 भाजक जरूर होंगे। पहला तो 2 के भाजक क्या क्या हो जाएंगे, 2 और 1, क्योंकि 1 के टेबल में और 2 के टेबल में, यानी 1 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 2 जरूर आएगा। फिर ऐसे ही 3 के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में, अगर टेबल जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, 3 और 1 के टेबल में हमेशा 3 जरूर आएगा। ऐसे 4 के बारे में बात करेंगे 4 और 1, ऐसे ही 5 के बारे में 5 और 1, 6 के लिए 6 और 1, 7 के लिए 7 और 1, 8 के लिए 8 और 1, 9 के लिए 9 और 1, 10 के लिए 10 और 1, 11 के लिए 11 और 1, 12 के लिए 12 और 1, 13 के लिए 13 और 1, 14 के लिए 14 और 1, और 15 के लिए 15 और 1। ये तो बेसिक चीज है कि किसी भी नंबर जो 2 से बड़ा हो उसके 2 तो भाजक होंगे ही होंगे, 2 तो डिवाइजर होंगे ही होंगे, एक तो वो खुद और एक आई बात समझ में। अब हम आगे जाते हैं कि भाज्य है या भाजक। तो अब देखो, अभाज्य या भाज्य निकालने के लिए सीधा सा इसकी परिभाषा क्या है कि अगर इन 2 के अलावा हम तीसरा भाजक बना पाए, अब भाजक क्या होगा, जो उस संख्या से छोटा होगा उसको विभाजित करता हो, तो हम क्या करेंगे, वो संख्या भाज्य, नहीं तो वो क्या है, अभाज्य। अब हम 2 को देखते हैं, तो 2 1 के टेबल में आता है, यानी 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है, लेकिन इसके अलावा तो किसी के पहाड़े नहीं आता, इसके 2 से अतिरिक्त कोई और इसके भाजक नहीं है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। फिर 3, तो 3 भी हम देखते हैं, 3 खुद के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा वो किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 भी क्या हो जाएगी, हमारी अभाज्य हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा 3 भी। फिर 4 और 1, तो 4 क्या होता है, 4 के टेबल में नहीं, 4 के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन जो 4 है वो 2 के पहाड़े में भी आता है, तो 2 भी क्या हो जाएगा, इसका भाजक हो जाएगा। और एक बार भी तीसरा कोई भाजक मिल गया, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही हम 5 के लिए देखेंगे, तो 5 भी किसी और के पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ 5 और 1 के पहाड़े में आता है, ये संख्या भी क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। फिर हम देख पाते हैं कि जो 6 है वो 1 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में आता है, ये तो हमें वैसे ही पता है, लेकिन अगर हम बराबर देखें तो 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और 3 के पहाड़े में, लेकिन हमें 3 की आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो बस तीसरा भाजक भी मिल जाए, इन 2 के अलावा कोई तीसरा भाजक भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगी, और हमें 2 मिल चुका है तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। फिर 7 और 1, 7 खुद के और 1 के अलावा किसी के भी टेबल यानी पहाड़े में नहीं आता, ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य। फिर अगर मैं देखूं 8 खुद के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में, तो हमेशा ही आते हैं,
8 2 के टेबल में भी आता है, 2 4 6 और 8। तो इसका मतलब 2 भी इसको क्या करता है, विभाजित करता है। तो तीसरा विभाजक मिलते ही ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो 3 भी क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, यानी क्या करता है, विभाजित करता है, अर्थात ये किसकी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। 10 2 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, लेकिन हमें तो कोई एक तीसरा डिवाइजर भी मिल जाए तो हमें आगे के ज्ञात करने की जरूरत नहीं, आगे कुछ भी डिवाइजर निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य। फिर हम देखें 11, तो 11 खुद के और 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अभाज्य। 12, तो 12 2 के टेबल में आता है, 2 4 6 8 10 और 12। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। फिर 13 खुद के और 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। फिर 14 2 के पहाड़े में आता है, यानी 2 के टेबल में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 15 अगर हम देखें तो 1 और 15 के अलावा ये 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 9 12 और 15, 3 6 9 12 और 15। तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा भाज्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे 3 मिल गया। हाँ, ये 5 के टेबल से भी कटता है, 5 के टेबल में भी 15 आता है, 5 के पहाड़े में भी 15 आता है, पर समस्या ये है कि हमें तो तीसरा ही एक चाहिए डिवाइजर। तीसरा डिवाइजर भी मिल गया, तीसरा भाजक भी मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ये क्या नहीं रहेगा, अभाज्य नहीं रहेगा। इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। हमने 1 से 15 तक देख लिया, ऐसे ही हम आगे देख। तो एक चीज हम यहाँ पे नोट कर पा रहे हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है और आगे जाएंगे 16। तो ये सब संख्याएं क्या है, 2 से हमेशा क्या होंगी, ये विभाजित होंगी। और ये संख्याएं भी कौन सी हैं, सम संख्याएं हैं। तो 2 को अगर मैं देखूं तो 2 तो अभाज्य है, उसके बाद सारी सम संख्याएं 4 6 8 10 12 14, ये सब सम संख्याएं क्या हैं, अभाज्य नहीं है। तो हम क्या लिख पाएंगे कि 2 के अतिरिक्त उससे बड़ी सभी सम संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी, अभाज्य नहीं होंगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि एकमात्र 2 एक ऐसी सम प्राकृत संख्या है जो अभाज्य है, इसके अलावा कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या और सम संख्या, प्राकृत सम संख्या नहीं है, यानी कि इवन नेचुरल नंबर ऐसा कोई भी नहीं है जो क्या हो, प्राइम नंबर हो या अभाज्य हो। फिर हम देख पाते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, यानी सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3। तो अब हम क्या पढ़ पाएंगे, तो कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या जो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है 9। तो ये चारों चीजें हम लिख लेते हैं। तब तक आपने टेबल उतारिए, तब तक मैं यहां लिखता हूं। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिए, ताकि मैं उसका निवारण कर सकूं। कोई भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या फिर अगले वीडियो में उसको दूर कर दिया जाएगा। किसी को कोई भी परेशानी हो, किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, कोई भी समस्या रह गई तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, या तो कमेंट सेक्शन में ही या फिर अगले वीडियो में क्या कर दिया जाएगा, उसको दूर कर दिया जाएगा। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फिर 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। जो प्राकृत है, अभाज्य संख्या के लिए अभी हम सिर्फ प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर्स की बात करें, हम इंटीजर्स और ये सब बात
नहीं करेंगे। फिर 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो 3 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो अभाज्य हो और ऑड हो। तो 3 सबसे छोटी क्या है? विषम संख्या है जो अभाज्य है। फिर 4 के बारे में और हम पढ़ेंगे लास्ट में 9 के बारे में। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। वह यह सबसे, हम सिर्फ प्राकृत संख्या में बात करें, सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बोले -4 तो इससे छोटा है ना, हम बात कर रहे हैं सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं, प्राकृत संख्या के बारे में। वह यह सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी फिर हम पढ़ते हैं आगे, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं ये अभाज्य है लेकिन ये सम है, ये अभाज्य है ये सम, ये विषम है, भाज्य है ये लेकिन ये क्या है? सम है। फिर ये भाज्य है, ये भी सम है। फिर अगला भाज्य 8, ये भी सम है। सो भाज्य 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। सो ये चारों संख्या के बारे में हमने क्या पढ़ा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण, तो अभाज्य संख्याओं के उदाहरण क्या हो जाएंगे? अभाज्य संख्याओं के उदाहरण, तो अभाज्य संख्या के उदाहरण है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर आगे 25 तो आता है। हर दूसरी संख्या यानी जिनके बीच जो विषम संख्या है, जो सम संख्या है, सॉरी, जो सम संख्या है वो तो क्या हो जाएंगे? सारे इवन नंबर क्या हो जाएंगे? भाज्य हो जाएंगे, यानी वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, वो प्राइम नंबर नहीं रहेंगे अगर वो 2 से बड़े हैं तो। 23, फिर 27 तो 3 से हो जाता है डिवाइड, 29, 31, इसको सही कर लीजिए, 37, 41, 43, 47 और यहाँ बढ़ते। तो अनंत अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्याओं के बारे में, तो भाज्य संख्या होती है भाज्य संख्या क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो जाएंगी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तो नहीं 30 ऐसे बढ़ती जाएंगी। सो अब अनंत भाज्य संख्या विद्यमान होती है, अनंत अभाज्य संख्या विद्यमान होती है। तो ये थी वास्तविक संख्याओं में। अभी हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो हमने 9वीं में पढ़ ली थी। अब हमने फिर पढ़ा वास्तविक संख्या, फिर हमने पढ़े भाजक, भाजक के बाद हमने पढ़े अभाज्य और भाज्य संख्या और उनके कुछ गुणधर्म और उनके उदाहरण। नेक्स्ट कक्षा में हम पढ़ेंगे दो संख्याओं का HCF क्या होता है, दो संख्याओं का LCM क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। और फिर हम शुरू करेंगे साथ में पहली प्रश्नावली के
पहले भाग 1.1 के प्रश्न और उदाहरण, और अगले वीडियो में इसे हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न और उदाहरण को समाप्त करने या फिर खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।